और अब वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल राज्य के सभी 105 डिग्री कॉलेज और 5 विश्वविद्यालयों को वाईफाई से जोड़ने की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम डोईवाला के राजकीय महाविद्यालय में होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सरकार की इस पहल का छात्र छात्राओं ने स्वागत किया तो कॉलेज के स्टाफ ने भी इस योजना को छात्रों के लिए फायदेमंद बताया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालयों के 105 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों के लिए 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ कराया जा रहा है। इससे हमारे छात्रों को तीव्रता से नेट की सुविधा प्राप्त होगी। पुस्तकालयों में आसानी से पुस्तकों का डाउनलोडिंग कर सकते हैं तथा अन्य जो वेबसाइट्स हैं, हमारे एनलिस्ट है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन सब से आसानी से वे अपने शिक्षण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। और उत्तराखंड में मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच आपसी सामंजस्य न होने के कई मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने अब सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है, इस सरकार में मंत्रियों को राजकाज करना ही नहीं आता, लिहाजा जनता बदलाव को तैयार है, क्योंकि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तनातनी होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने के लिए काफी है। मंत्रीगण हमारा बहुत अच्छा काम करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हम सब ने संविधान की शपथ ली हुई है, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों या चाहे हमारे मंत्रीगण हों या माननीय विधायक या माननीय सांसदगण हों। हम लोग तो संविधान की अपनी एक परिधि होती है, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हम सब लोगों को अपना व्यवहार करना होता है। मर्यादा अगर कोई भंग करता है तो संविधान फिर उसके लिए अलग से उपाय करता है। अब ये मंत्री जाने की उनकी बात क्यों नहीं सुनते? हमें कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ना कांग्रेस के ज़माने में ऐसी घटनाएं हुई। तो ये सरकार चलाना नहीं जानते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता बदलाव को तैयार है, अगली सरकार बदल जाएगी। मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर आने वाली 10 नवंबर को कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में 10 नवंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में ट्रैक्टर रैली की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। 10 तारीख को मुख्यमंत्री की विधानसभा में हल्ला बोलने जा रहे हैं। हमारे राज्य में 70 वर्षों में 72 वर्षों में कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने में दर्जनों किसानों ने आत्महत्या करी, कर्जे से डूब करके। 2017 में जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम कर्जा माफ करेंगे। 4 साल बीत गए साहब, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। किसानों को कर्जा लेकर के जो बेचारे अपना खेती करते हैं, उनकी हालत खराब है। किसानों के सवाल पर 3 काले कानून पास किए हैं संसद ने, मोदी सरकार ने, अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। उस सवाल पर हम लोग तीनों काले कानूनों के खिलाफ आगामी 10 नवंबर को डोईवाला में जो विधानसभा है मुख्यमंत्री की, वहां हल्ला बोलेंगे। प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली वहां पर आयोजित की जा रही है। और नैनीताल के लालकुआ विधानसभा इलाके में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंद्रपाल आर्या ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। इंद्रपाल आर्या ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं और दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ हुई वारदातों में अब तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। इतना ही नहीं, इंद्रपाल आर्या का दावा है कि बीजेपी न सिर्फ दलितों को इंसाफ दिलाने में पीछे है, बल्कि आरोपियों का साथ भी देती है। रुझान जो है धीरे धीरे जो पहले सरकार रही है कांग्रेस की, उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इस सरकार में काफ़ी लोग परेशान हैं। जैसे कि कल मैंने एक ज्ञापन दिया महोदय सिटी मजिस्ट्रेट जी को, और वो हमने जिला अधिकारी डीएम साहब को देने के लिए और शासन को भी देने के लिए मुख्यमंत्री को भी दिया। लेकिन कहने का मतलब है ये इसलिए दिया कि जो आज हमारे अनुसूचित जाति की जो बच्चे हैं जो पठन पाठन में
असुविधा हो रही है, जो उनका स्कॉलरशिप था वो रोक दिया गया है। और जो विधवा औरतें थी जिनके बच्चे थे जो शादी करना चाहते, उनको 50-50 हज़ार रुपये जो सरकार पिछली सरकार ने समाज कल्याण विभाग से मिलता था, वो 2019 और 20 में बिल्कुल रोक दिया गया है। सब आवेदन पत्र दिए गए हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार इस तरीके से, हमने एक और ज्ञापन दिया था। कांग्रेस आएगी सत्ता? देखो 2022 में कांग्रेस सरकार आना तय है। देहरादून में राज्य महिला बाल संरक्षण आयोग के सामने आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मां गंगा का अपमान नहीं सहा जाएगा, नहीं सहेंगे। बीजेपी गंगा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गंगा का अपमान नहीं। और चमोली में 2 हफ्ते पहले विकास नाम के एक शख्स की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद अब लोगों में गुस्सा फूट रहा है। इस मामले में 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के चलते महिलाओं ने गोपेश्वर थाने का घेराव किया और विरोध किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि शहर में लगातार बढ़ती अपराधों को लेकर वारदातों के बीच भी पुलिस के काम में कोई सुधार नहीं हो रहा। वहीं प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। कि 10 दिन 15 दिन हो गए अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो 10 दिन में क्या उखाड़ लेंगे ये? कुछ नहीं कर रहे, बस उनको फांसी मिल जाए। क्यों नहीं ढूंढ रहे ये कुछ? ये चाह रहे हैं हम कि इनको पकड़ा जाए, सरेआम इनको फांसी चौराहे पे फांसी दिया जाए। इससे आगे हम पीछे झुकेंगे नहीं। अगर जब तक हम इनको पकड़ेंगे नहीं तो हम सांस नहीं छोड़ेंगे इनको। पब्लिक को सबको साथ होना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं कल होगा, कल होगा, परसों होगा। हम इसलिए चुप में बैठे थे। 10 दिन का टाइम दे रहे, कितना दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। मसूरी नगर पालिका परिषद के 13 में से 8 सभासदों ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के 2 साल के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार और अनियमितताएं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की वित्तीय पावर सीज कर बर्खास्त करने की भी मांग की और कहा कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता के ऊपर आरोप लगाए हैं क्योंकि उनके द्वारा पिछले 2 वर्षों में बहुत सारी अनियमितताएं की गई हैं और उन्हीं अनियमितताओं को लेकर, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं भी हैं और दूसरे तरह की अनियमितताएं भी हैं, उनको लेकर हम 8 सभासदों ने यहाँ पर एक शिकायती पत्र डीएम साहब को दिया था, आयुक्त को दिया था और मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। तो उसको लेकर जो हमारे गढ़वाल आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब, बहुत सीरियस हैं और उन्होंने पहले जांच एसडीएम साहब को भेजी थी। एसडीएम साहब ने पूरी जांच की जिसमें कि हम सबके बयान भी लिए गए कि क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं। उसको लेकर अब आयुक्त महोदय का भी एक यहाँ पर पत्र आया है कि उसमें वो जांच जल्द से जल्द उनके पास भेजी जाए एसडीएम महोदय की, और वो भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं और वो गंभीरता से ले रहे हैं कि ये जो अनियमितताएं की गई हैं, क्योंकि ये पिछले 2 वर्षों से सारे ही तकरीबन गलत काम करते आ रहे हैं और सभासदों का एक तरह से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसीडिंग में लिखते कुछ हैं, बोलते हम कुछ हैं, वो लिखते कुछ हैं और जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें और कुछ लिख दिया जाता है। इस तरह से हम नहीं चाहते कि हमारी बोर्ड बदनाम हो और हम लोग बदनाम हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो गलत कर रहा है उसको सजा मिले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कमिश्नर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी जल्दी उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए ये जांच यहाँ भेजी है। और इसमें जो हमारी जांच का मुख्य विषय था वो हमारे 16 बिंदु जो थे, उनमें से जो मेन बिंदु हमारा ये था कि एक तो पार्किंग जो बन रही है यहाँ पे, वो पार्किंग न बनकर आज एक बहुत बड़ा भवन बन रहा है जिसमें कमरे बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारे बोर्ड ने पास किया था कि एक शहर में पार्किंग की समस्या को देखते पार्किंग के लिए सही जगह था, तो वो पार्किंग न बन के आज कमरे बन रहे हैं। दूसरा हमारा जो मेन बिंदु उसमें था वो है इको टैक्स को लेकर। इन्होंने नगर पालिका बोर्ड को बाईपास करके
इको टैक्स को जो है कहा है कि शासन से ये आया हुआ है, कहीं में लेटर नहीं दिखाए गए और इसको जो है अपने संबंधित ठेकेदार को और अपने क्षेत्र ठेकेदार को दीजिए है। तो ये मुख्य बिंदु थे और भी जितने भी हमारे 16 बिंदु वो सारे वित्तीय अनियमितताओं के बिंदु हैं और नगर पालिका भ्रष्टाचार के चरम पर है। और इसलिए हम सभासदों ने ये जांच के लिए हमने मुख्यमंत्री को कहा और मुझे तो बहुत सौभाग्य समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने बिल्कुल 2 या 3 दिन भी नहीं लगाए और इसके लिए जांच के लिए भेज दिया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और बचाव दस्ता मौके पर पहुंचा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सब इंस्पेक्टर मसूर अली ने बताया कि मृत लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस दुर्घटना के बारे में जानकारी ये प्राप्त हुई है, 1 घंटा पहले हमें पुलिस को जानकारी मिली है कि कोई 2 व्यक्ति सवार हैं जो मोटरसाइकिल में, जिसका संभवतः यूपी 11 सहारनपुर का नंबर बताया जा रहा है, जो बाइक सहित ही नीचे गिरे हैं। हमें तो जानकारी 1 घंटा पहले मिली है, लेकिन संभवतः यहाँ पे पहुँचने पर पता चला कि ये बॉडी रात को ये बाइक नीचे रात को गिरी है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसमें 2 बाइक सवार हैं, नीचे गए, संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी पुलिस, डीडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकी इनके नाम पते की जानकारी बॉडी ऊपर ले करके और उनकी सत्यापन करके जानकारी प्राप्त होगी। जोशीमठ से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां नेशनल हाईवे पर बद्रीनाथ की तरफ जा रही एक कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज नजदीकी अस्पताल में कराया जा रहा है। ये आज टैया पुल के पास में एक जो टैक्सी गाड़ी है वो लगभग 250 मीटर नीचे गहरी खाई में अलकनंदा नदी पर गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर सहित कुल 4 लोग बताए जा रहे थे और उसमें से एक व्यक्ति जो इंजर्ड है उसको हमने रेस्क्यू करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती करा लिया गया है। उसका इलाज चल रहा है डॉक्टरों के द्वारा। और एक जो ड्राइवर है उसकी डेड बॉडी मौके पे मिली थी, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 व्यक्ति मिसिंग बताए जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी और 2 व्यक्ति भी में से एक व्यक्ति को बहते हुए देखा स्थानीय लोगों के द्वारा। तो उस संबंध में एसडीआरएफ की टीम और पुलिस वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है और उनकी खोजबीन की जा रही है। ऐसा घटना का क्या कारण रहा होगा? घटना का भी स्पष्ट कारण तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो क्रैश बैरियर था वो टूटते हुए गाड़ी नीचे नदी में गिरी हुई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपनी विधानसभा श्रीनगर के पाबौ में महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। महाविद्यालय 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा, जिसके लिए सरकार ने 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इस दौरान धन सिंह रावत ने बताया कि पिछले लंबे समय से राजकीय महाविद्यालय के लिए जमीन खोजी जा रही थी, मगर जमीन न मिलने के कारण इसके निर्माण में देरी हुई। तो 67 सालों से पूरे पाबौ क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पे एक महाविद्यालय खोला जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा आज 3 करोड़ रुपए की लागत से हम इस महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। ये तीनों काम जो है इकट्ठे होंगे और पहले कॉलेज बनेगा, फिर हॉस्टल बनेगा और फिर स्टेडियम बनेगा। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने राजीव नगर केशवपुरी बस्ती में हुई हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर झगड़े के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के दोस्तों को ही मामले में आरोपी माना है। तो हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। 2 दिन पहले यह हत्या हुई थी। और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने दिनेशपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों से अस्त्र शस्त्र खोलने, लगाने और पुलिस कर्मियों के द्वारा अस्त्र शस्त्र को चलाने के बारे में जानकारी ली गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने थाने की संपत्ति, मालखाने
और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के भी निर्देश दिए। इसको थाने का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम लोग पूरा थाने का परिसर, बैरक, मैस के अलावा हमारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका आकलन, माल खाना, उसके अलावा विवेचनाओं का पूरा डिटेल्स, ये सारा इंस्पेक्ट करते हैं। तो अभी हमने परिसर, बैरक, मैस और जो असले हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उसको चेक कर लिया है। अभी बिल्डिंग जो है हमारी नई बनी है, लेकिन इसमें क्रैक्स वगैरह हैं, सीलन काफ़ी है, तो मेंटेनेंस की आवश्यकता है। असलों को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है जो रेगुलरली मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए काफ़ी असले ख़राब भी हो चुके हैं हमारे यहाँ। स्पेशली 303 जो राइफल्स हैं वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में है और कुछ सामान जो है वो कंडम के लिए लिखा गया है। बाकी अभी जो विवेचनाओं का और माल खाने का इंस्पेक्शन किया जाएगा और थाने का रिकॉर्ड वो ठीक ठाक है, अपडेटेड है। पिथौरागढ़ के धौलीगंगा पावर स्टेशन के धारचूला में एनएचपीसी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पावर स्टेशन के अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस बीच धौलीगंगा पावर स्टेशन के प्रभारी महाप्रबंधक विद्युत आदित्य गौतम ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। तो एनएचपीसी का स्थापना दिवस मनाया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन इसमें किया गया और शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कर्मचारियों को कोरोना के बारे में भी जागरूक किया गया। तो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि रक्तदान महादान, और इसमें खुद रक्तदान करके भी एक नज़ीर पेश की और लोगों को भी जागरूक किया, अपील की लोगों से भी कि रक्तदान जरूर करें। नवंबर 1975 को एनएचपीसी का गठन किया गया था और आज हम एनएचपीसी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विगत 45 वर्षों में एनएचपीसी का राष्ट्र निर्माण एवं जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं कि जल विद्युत वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य की सर्वोत्तम वैकल्पिक ऊर्जा है। आप सभी के कठिन एवं अथक प्रयासों से एनएचपीसी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। और रुद्रपुर में विकास को लेकर नगर निगम की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य नगर विकास अधिकारी समेत कई अधिकारी पहुंचे। साथ ही किच्छा इलाके के विधायक, मेयर समेत सभी पार्षदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान नगर में विकास और सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। तो कई अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। रुद्रपुर में यह बैठक हुई। नगर निगम की यह महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें कई मसलों पे, कई मुद्दों पे चर्चा की गई। विकास को लेकर यह बैठक की गई जिसमें मंशा यही रहेगी कि कैसे क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सुविधाओं को बेहतर किया जाए। विधायक भी इसमें शामिल हुए, मेयर भी, और कई अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।